आज हम लोग उपभोग के एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम, जिसे हम लोग मांग का नियम कहते हैं, लॉ ऑफ डिमांड का अध्ययन करेंगे। हम जानते हैं कि वस्तुएं मनुष्य के आवश्यकता की पूर्ति करती हैं और आवश्यकताओं की पूर्ति होने से मनुष्य को संतुष्टि मिलती है। इसलिए वो उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए व्यक्ति वस्तुओं की मांग करता है। वस्तुओं की ये मांग वो बाजार प्रणाली के माध्यम से करता है, जिसका ये अर्थ है कि उपभोक्ता जो भी वस्तु की वो मांग करता है वो एक निश्चित मूल्य पर करता है और किसी निश्चित समय पर करता है। तो इस संदर्भ में जब हम ये कहते हैं कि मांग का क्या तात्पर्य है, मांग कौन करता है, मांग क्यों करता है, तो हम कह सकते हैं कि मांग वस्तु की जाएगी, अर्थात ये मांग वस्तु की मांग से संबंधित है। वस्तु की मांग उपभोक्ता करता है। वस्तु की मांग उपभोक्ता इसलिए करता है क्योंकि वस्तु उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है और जिससे उसकी संतुष्टि होती है और उसे आनंद मिलता है, और इसीलिए वह वस्तुओं की मांग करता है। तो किसी निश्चित समय पर एक निश्चित मूल्य देकर वो वस्तुओं की मांग करता है। इसे अर्थशास्त्र में मांग के रूप में जाना जाता है। हमने बोर्ड पर दो डिफिनीशंस लिखी हुई हैं आपके सुविधा के लिए, जो इस बात को बता रही हैं। एक अर्थशास्त्री हैं बेनहम, लिखा हुआ है, द डिमांड फॉर एनीथिंग एट ए गिवन प्राइस इज द अमाउंट ऑफ इट which will be bought at a time at a price। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी भी वस्तु की मांग किसी निश्चित मूल्य पर किसी निश्चित समय पर उतनी होगी जितनी उपभोक्ता उस वस्तु को खरीदते हैं। एक और परिभाषा दी हुई है मेयर्स की, वो लिख रहे हैं, द डिमांड फॉर ए गुड इज ए शेड्यूल ऑफ द अमाउंट दैट बायर्स वुड बी विलिंग टू परचेज एट ऑल पॉसिबल प्राइसेज एट एनी वन इंस्टेंट ऑफ टाइम। इसमें भी इसी बात पर जोर दिया गया है कि मांग उपभोक्ताओं द्वारा किसी निश्चित समय पर उनके द्वारा मांगी गई कुल मात्राओं के शेड्यूल को या सारणी को अभिव्यक्त करता था। मांग का अर्थ ये हुआ कि किसी निश्चित समय पर किसी वस्तु की उसके उपभोक्ता कुल कितनी मांग करते हैं विभिन्न मूल्यों पर किसी दिए हुए निश्चित समय पर, और विभिन्न मूल्यों पर कितनी कितनी मांग करेंगे, इसी अमाउंट को हम मांग कहेंगे। तो इस प्रकार से मांग जो है वो वस्तु की मांग है। यहाँ एक बात ध्यान दिला दें, ये मांग दो तरह से हो सकती है। ये मांग किसी इंडिविजुअल या किसी व्यक्ति विशेष की भी मांग हो सकती है, और जब ऐसा होता है कि हम किसी एक वस्तु की विभिन्न मूल्यों पर एक व्यक्ति द्वारा किसी निश्चित समय पर मांगी गई मात्रा को प्रदर्शित करते हैं तो ये व्यक्तिगत मांग कहलाती है। और जब हम उस वस्तु की समस्त उपभोक्ताओं द्वारा मांगी गई मात्रा को दिखाते हैं विभिन्न मूल्यों पर किसी दिए हुए निश्चित समय पर, तब हम उसको बाजार मांग कहते हैं। अर्थात में हम जानते हैं बाजार का मतलब ये होता है किसी एक वस्तु की बाजार, और वो समस्त क्षेत्र जिसमें इसके क्रेता और विक्रेता फैले हुए हों। इसका मतलब हुआ बाजार का अर्थ एक वस्तु की बाजार से होता है और उनके समस्त क्रेताओं विक्रेताओं के माध्यम से होता है। तो मांग के संदर्भ में हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु की समस्त क्रेताओं द्वारा मांगी गई मांग है, यह विभिन्न मूल्यों पर है और किसी निश्चित समय पर है।
इसको हम मांग कहते हैं। अब एक सवाल फिर उठता है कि इस मांग को कौन कौन सी चीज़ें प्रभावित करती हैं या मांग किन किन चीज़ों पर निर्भर होती है, और उस दृष्टि से अगर हम देखने का प्रयास करेंगे तो हम देखेंगे कि मांग सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है, जो नंबर 1 पर जिसको हम पहले कह सकते हैं, वो ये है कि वस्तु की मांग वस्तु के मूल्य पर, अर्थात प्राइस ऑफ कमोडिटी। जैसे अगर हम ये कहें कि हमारा कमोडिटी एक्स है तो प्राइस ऑफ एक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये एक्स का मूल्य है। ये मांग को प्रभावित करता है। मांग को प्रभावित करने वाला एक और तत्व है उपभोक्ता की आय, जिसको हम वाई कहते हैं। आय के घटने बढ़ने से भी उपभोक्ता की मांग पर फर्क पड़ता है। हम बाद में देखेंगे किस तरह से प्रभावित करती है। इसी तरह से कुछ प्राइसेज ऑफ रिलेटेड गुड्स होता है। रिलेटेड गुड्स का मतलब होता है कुछ ऐसे वस्तुएं होती हैं जो जिस वस्तु के मांग की हम चर्चा कर रहे हैं वो उनसे संबंधित होती हैं, और संबंधित होने वाली वस्तुओं को साथ में दो तरह से बांटते हैं हम लोग। एक को कहते हैं सब्स्टिट्यूट, इसका मतलब ये होता है स्थानापन्न वस्तुएं, और एक होती है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, जिसको हम कहते हैं पूरक वस्तुएं। तो पूरक वस्तुओं के मूल्य भी किसी वस्तु की मांग को प्रभावित करते हैं। ये तीन बहुत ऐसे कारक हैं जिनकी हम गणना कर सकते हैं, जिनको हम मात्रा के रूप में प्रदर्शित करते हैं। मतलब हम ये देख सकते हैं कि उपभोक्ता की आय में किस तरह का परिवर्तन हुआ है। हम ये देख सकते हैं कि इस वस्तु की जो स्थानापन्न वस्तुएं हैं, जो उनकी पूरक वस्तुएं हैं, क्या उनके मूल्य में परिवर्तन हुए हैं। अगर हुए हैं तो उनके मांग पर इसका क्या असर पड़ेगा। इसके अलावा व्यक्तिनिष्ठ तत्व हैं जिनकी गणना मात्रात्मक रूप में संभव नहीं है, लेकिन ये उपभोक्ता की मांग को प्रभावित करते हैं। जैसे उपभोक्ता की हैबिट्स हैं, उपभोक्ता की आदतें हैं, उपभोक्ता के टेस्ट हैं, फिर उनके रुचियां हैं, अभिरुचियां हैं, उपभोक्ता के प्रेफरेंसेज हैं, उनकी अधिमानताएं हैं, क्या पसंद करते हैं, किसको ज़्यादा पसंद करते हैं, किसको कम पसंद करते हैं। कई चीज़ें हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं आगे के बारे में, वो कैसा सोचते हैं कि भविष्य में किस वस्तु की कीमत घटती बढ़ती है, बाजार की स्थितियाँ कैसी हो सकती हैं, ये सारी चीज़ें। तो ये तमाम चीज़ें उपभोक्ता के मांग को प्रभावित करती हैं। लेकिन अगर हम मुख्य प्रमुख रूप में देखें तो ये तीन तत्व बहुत महत्वपूर्ण हैं। यहाँ इनकी चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मांग के नियम की चर्चा करने से पूर्व हम ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि मांग को प्रभावित करने वाले कई सारे तत्व हैं, और उनमें वस्तु के मूल्य की चर्चा हम यहाँ केवल कर रहे हैं। अन्य तत्वों को हम अभी नहीं देख रहे हैं, लेकिन हम ये जानें कि ये चीज़ें प्रभावित करती हैं। तो इस प्रकार से हम मांग के नियम की व्याख्या अब कर सकते हैं, और मांग के नियम की व्याख्या करें तो हमें ये जानना होगा कि ये मांग का नियम है। तो दो चीज़ें हम देख लें। पहली बात तो हमको देखना है कि जब उपभोक्ता किसी मूल्य पर किसी वस्तु की किसी निश्चित समय पर कुछ मात्राएं खरीदता है, यदि मूल्य में परिवर्तन हो जाए, मूल्य घट जाए या मूल्य बढ़ जाए, तो उसका मांग पर क्या असर पड़ता है। अर्थात मांग किस दिशा में जाती है, घटने पर बढ़ती है या घटती है, या कि घटती बढ़ती है तो कितनी घटती बढ़ती है। क्या सभी उपभोक्ताओं के संदर्भ में कोई एक सामान्य सी बात होती है? क्या सभी वस्तुओं के मूल्य घटने बढ़ने पर कोई एक सामान्य सी बात होती है? अगर एक जैसी कोई बात निकले, एक जैसा कोई निष्कर्ष निकले, तो हम कहेंगे ये नियम बन गया। तो इसी तरह से एक मांग का नियम है जिसमें जब वस्तु के मूल्य में परिवर्तन होगा, ध्यान रहेगा
जिस वस्तु के मांग की हम चर्चा कर रहे हैं उसी वस्तु के मूल्य में परिवर्तन होगा। अभी जो अन्य तत्व हम कह रहे हैं उनकी कोई चर्चा नहीं हो रही है। इस रूप में हम समझ लें कि उपभोक्ता की मांग को जितने तत्व प्रभावित करते हैं उनमें से किसी तत्व में, किसी कारक में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, केवल वस्तु के मूल्य में परिवर्तन हो रहा है। और वस्तु के मूल्य में परिवर्तन होने पर उसकी मांग पर कैसा प्रभाव हो रहा है, ये प्रभाव अगर एक सामान्य प्रक्रिया के रूप में सभी वस्तुओं पर लागू हो, सभी उपभोक्ताओं के संदर्भ में लागू हो, तो हम इसे एक नियम का नाम दे सकते हैं और इसे हम मांग का नियम कह सकते हैं। हमने यहाँ नीचे, आपका समय व्यर्थ न हो उसमें के नीचे एक परिभाषा लिखी हुई, आप पहले हमारी आपको बता दें। मांग का नियम ये है, या मांग का नियम हमको ये बताता है कि जब किसी वस्तु अन्य बातों के यथावत रहते हुए यदि किसी वस्तु के मूल्य में कमी होती है तो उस वस्तु की मांग बढ़ जाती है, और यदि उस वस्तु के मूल्य में वृद्धि होती है तो उस वस्तु की मांग घट जाती है। अर्थात वस्तु के मांग और वस्तु के मूल्य में प्रतिलोम संबंध है। मतलब अगर मूल्य घटेगा तो मांग बढ़ जाएगी, अगर मूल्य बढ़ेगा तो मांग घट जाएगी। और ऐसा अधिकांश वस्तुओं और अधिकांश व्यक्तियों के संदर्भ में लागू होता है, इसलिए हम इसी को मांग का नियम कहते हैं। परिभाषा के तौर पर सैमुअल्सन की एक परिभाषा मैंने नीचे लिखी हुई है, आप इसे इन पर बाद में देख सकते हैं। When the price of a good is raised, जब किसी एक वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है या बढ़ा दिया जाता है, at the same time that all other things are held constant, उसी समय अन्य सारी चीजें जैसी हैं वैसी ही बनी रहती हैं, तब क्या होता है? Less of it will be demanded when price of good is raised। तो लेस ऑफ इट विल बी डिमांडेड, इस वस्तु की कम मात्रा मांगी जाएगी। आगे लिखा हुआ पीपल विल बाई मोर, और व्यक्ति या लोग अधिक खरीदेंगे कब? एट लोअर प्राइसेज, कम कीमतों पर ज़्यादा खरीदी जाएंगी और कीमतों के बढ़ने पर कम खरीदी जाएंगी, कीमतों के घटने पर ज़्यादा खरीदी जाएंगी। अब हम मांग के नियम को एक सारणी से दिखा भी सकते हैं, जैसे हम ये दिखाएं कि ये है मूल्य किसी वस्तु का, ये है प्राइस ऑफ एक्स, एक वस्तु का प्राइस एक्स, उसका मूल्य है पी, और ये है उनकी मांग। इसकी मांग उसी वस्तु की मांग है, ताकि ये डिमांड ऑफ फॉर एक्स है। और इस रूप में अगर आप देखें, और अगर मूल्य को मैं ऐसे कर दूं कि पहले मूल्य था 10 रुपये में, मान लीजिए हो गया 12, फिर हो गया 14, फिर हो गया 16, ऐसे मूल्य हो, तो मांग पर इसका क्या असर पड़ेगा? और अगर हम ये कह दें कि पहले मांग हो रही थी 15, लेकिन जब मूल्य बढ़ गया तो मांग घटेगी, और ये घट के हो सकती है 13, जब मूल्य और बढ़ गया तो ये घट के हो सकती है 11, जब मूल्य और बढ़ गया तो ये घट के हो सकती है 9 या 8 या जो भी ऐसे। तो अगर इस तरह की हो तो हम कहते हैं मांग के संदर्भ में ऐसे ही होता है, जब कीमतें गिरती हैं तो मांग घट जाती है। और अगर नीचे से आप अगर चलें इधर से, अगर किसी वस्तु का मूल्य है 16 तो मांग है 8, अगर वस्तु की कीमत घट गई तो मांग बढ़ के 11 हो गई, और कीमत घट गई तो और बढ़ गई, और कीमत घट गई तो बढ़ गई। तो वो संबंध आपको दिखाई पड़ता है। आप इसको एक चित्र से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। चित्र को बनाते हैं जब हम लोग तो ऐसे बनाते हैं, 2 अक्ष बनाते हैं, एक इसको एक्स अक्ष कहते हैं, इसको वाई अक्ष कहते हैं। इस पर वस्तु की डिमांड या मांग की मात्रा दिखाएंगे, और इस पर प्राइस या मूल्य दिखाएंगे। और मांग का वक्र ऐसे होगा, ऊपर से नीचे गिरता हुआ, ऐसे डिमांड कर्व कहेंगे। और जो ये प्रदर्शित करेगा कि देखिए मूल्य जब है ज़्यादा तो मांग हो गई इतना, ये मूल्य है P1 यहाँ से यहाँ तक, तो मांग है X1। और अगर मूल्य घट जाए तो मांग देखिए बढ़ गई, अगर मूल्य और घट जाए तो मांग और बढ़ गई। तो इस तरह से यहाँ ऐसे नामकरण कर देते हैं।
जब हम यहाँ P1, P2, P3, X1, X2, X3 लिखते हैं तो हमको यहाँ पर स्केल बनाने से इस चित्र को बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, इतना चित्र हमारा बहुत आसानी से बन जाएगा। लेकिन अगर हम इन अंकों को रख दें तब तो 10 और 12 को स्केल से बनाना पड़ेगा किसी पैमाने पर, और उसको बनाने में असुविधा होगी, देरी होगी। इसलिए सारणियों को तो हम अंकों में प्रदर्शित करें, और जब चित्र बनाएं तो उन्हें हम अंकों के स्थान पर लेटर्स का प्रयोग करें, और तब इस चित्र को हम आसानी से बना सकते हैं। हम कह सकते हैं x अक्ष पर मान प्रदर्शित है, y अक्ष पर मूल्य प्रदर्शित है, डी हमारा डिमांड कर्व है, कभी कभी ऐसे लिखते हैं डी डिमांड कर्व मांग वक्र है। और इस मांग वक्र की एक खास प्रवृत्ति है, ये मांग वक्र देखिए ऊपर से नीचे गिर रहा है, और इस साइड बायां होता है, इस साइड दायां होता है, तो कहते हैं ऊपर से नीचे दाईं ओर गिर रहा है। मांग वक्र ऊपर से नीचे दाईं ओर गिरता हुआ वक्र होता है, जो ये प्रदर्शित करता है कि जैसे जैसे किसी वस्तु का मूल्य गिरता है वैसे वैसे उस वस्तु की मांग बढ़ती है। देखिए मूल्य गिर रहा है और मांग बढ़ रही है, यही मांग का नियम है। तो मांग के नियम को हम इस तरह से समझा सकते हैं। अब हम आपको बताने का प्रयास करेंगे कि मांग का नियम लागू क्यों होता है। तो मांग, अगर हम ये बता रहे हैं कि किसी वस्तु का मूल्य गिरता है तो उसकी मांग बढ़ती है, तो निश्चित तौर पर हमको ये बताना पड़ेगा कि ऐसा क्यों होता है। हम लोगों ने पढ़ा है, जानते हैं हम कि उपभोग के क्षेत्र में ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम लागू होता है। ठीक है, ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जिसका अर्थ होता है कि जैसे जैसे किसी वस्तु की इकाइयों का हम उपभोग करते हैं वैसे वैसे उनसे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। और इस नियम के लागू होने के कारण मांग का नियम लागू होता है। एक बहुत प्रमुख कारण यही है। क्यों? देखिए, उपभोक्ता कितना मूल्य देता है? कहा जाता है कि कोई भी उपभोक्ता किसी वस्तु का उतना ही मूल्य दे सकता है अधिकतम जितनी उसकी मार्जिनल यूटिलिटी हो, जितनी उसकी सीमांत उपयोगिता होगी उतना ही मूल्य देता है। यहां देखिए चित्र में, जब वस्तु की मात्रा कम होगी तो सीमांत उपयोगिता ज्यादा होगी। जैसे जैसे वस्तु का अधिक उपयोग करेगा उसकी सीमांत उपयोगिता घटती जाएगी। कोई भी व्यक्ति वस्तु का अधिकतम उतना मूल्य देता है जितनी उसकी सीमांत उपयोगिता है। इसका मतलब हुआ कि अगर वो x-वीं इकाई खरीदेगा तो इस x1 वाली जो इकाई है, चौथी पांचवी छठवीं जो भी हो, उसकी सीमांत उपयोगिता यहाँ तक है। इसका मतलब हुआ कि अगर उसको पैसा देना हो कि कितना मूल्य देगा वो, तो वो उतना ही देगा जितनी उसकी सीमांत उपयोगिता है, और ये सीमांत उपयोगिता इतनी है। मान लीजिए यहाँ हम लिख दें U1, और अगर वस्तु की और मात्रा वो खरीदे तो अगली इकाई की उपयोगिता घट जाएगी, क्योंकि सीमांत उपयोगिता का जो ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम बताता है जैसे जैसे अगली इकाइयों को उपभोग करता सीमांत उपयोगिताएं घटती जाती हैं तो ये घट जाएंगी, पहले की तुलना में कम हो जाएगी। और अब मूल्य कितना देगा? उतने जितनी उसकी उपयोगिता है। तो क्योंकि दूसरी इस इकाई के बाद वाली जो इकाई है उसकी सीमांत उपयोगिता कम है, इस नाते उसको तभी खरीदेगा जब उसका कम मूल्य देना पड़े। अगर और आगे बढ़े तीसरी इकाई पर तो इसकी सीमांत उपयोगिता और घट जाएगी, इसका भी उतने मूल्य देगा जितनी इसकी सीमांत उपयोगिता है। इसलिए उपभोक्ता x1 इकाई तब खरीदेगा जब इतना मूल्य दे, x2 तब खरीदेगा जब कम मूल्य दे, x3 तब खरीदेगा जब और कम मूल्य दे। यही तो मांग नियम कहता है कि जैसे जैसे वस्तु की मात्रा वो बढ़ेगी वो क्रमशः कम मूल्य देने के लिए तैयार होगा। और इस रूप में कहा जाता है कि मांग का नियम इसलिए लागू होता है क्योंकि उपभोग के क्षेत्र में सीमांत उपयोगिता का नियम लागू होता है। यहाँ एक बात हम आपको ध्यान दिला दें कि सीमांत उपयोगिता को भी मुद्रा के रूप में मापा जाता है। इसका मतलब कि सीमांत उपयोगिता जब हम कहते हैं x1 U1 है तो ये मुद्रा के रूप में है, और मुद्रा के रूप में ही वो कीमत भी अदा करेगा
इसका मतलब हुआ वो इतनी ही मूल्य देगा। तो अगर मैं ये कहूँ कि ये P1 है तो ये OP1 वस्तु का मूल्य भी है और यही वस्तु की इस एकसवीं इकाई की सीमांत उपयोगिता भी है। और इसलिए मांग वक्र जो है ये डिमांड कर्व भी होता है और मांग वक्र मार्जिनल यूटिलिटी को दिखाने वाला वक्र भी होता है। और क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी और मूल्य दोनों मुद्रा में दिखाए जाते हैं, इसलिए हम आवश्यकता जहाँ जैसी पड़ेगी हम इसको सीमांत उपयोगिता भी कह सकते हैं, हम इसको मूल्य भी कह सकते हैं। तो क्योंकि अगली इकाइयों की सीमांत उपयोगिताएँ घटती हैं और उपभोक्ता उतने मूल्य देता है जितना उसकी सीमांत उपयोगिता होती है, और इसलिए अगली इकाइयाँ वो तभी खरीदेगा जब मूल्य पिछली इकाइयों की तुलना में गिरेंगे। और अब सिद्ध हो गया कि मूल्य वस्तुओं की मांग तभी जब बढ़ेगी जब मूल्य गिरेगा, और यही मांग का नियम कहता है। तो इसलिए मांग के नियम लागू होने का एक जो प्रमुख कारण है वो उपभोग के क्षेत्र में ह्रासमान सीमांत उपयोगिता के नियम का लागू होना है। मांग के नियम लागू होने का एक दूसरा महत्वपूर्ण कारण आय प्रभाव के माध्यम से होता है। इस प्रकार जब वस्तु का मूल्य बढ़ता है तो उपभोक्ता अपनी पूर्व आय से पहले की तुलना में कम वस्तुएं खरीदता है, और जब किसी वस्तु का मूल्य गिरता है तो पहले की तुलना में वह अपनी उसी आय से ज़्यादा वस्तु खरीदने में सक्षम हो जाता है। इसलिए वस्तु के मूल्य गिरने से आय प्रभाव के कारण भी वस्तु की मांग बढ़ती है और वस्तु का मूल्य बढ़ने से वस्तु की मांग घटती है। एक अन्य कारण जो मांग के नियम के लागू होने के लिए उत्तरदायी है वो है प्रतिस्थापन प्रभाव। प्रतिस्थापन प्रभाव स्थानापन्न वस्तुओं के संदर्भ में लागू होता है। जब किसी एक वस्तु का मूल्य गिरता है और उसकी स्थानापन्न वस्तुओं का मूल्य यथावत रहता है तो स्थानापन्न वस्तु पहले की तुलना में महंगी प्रतीत होने लगती है, और उपभोक्ता की प्रवृत्ति होती है स्थानापन्न वस्तुओं के संदर्भ में कि जो वस्तु महंगी लगती है उसका उपभोग घटा देता है और उसके स्थान पर सस्ती वस्तु का उपभोग बढ़ा देता है। और इस प्रकार वस्तु का मूल्य गिरने पर प्रतिस्थापन वस्तुओं के स्थान पर इस वस्तु का मूल्य मांग बढ़ती है। इसी प्रकार जब किसी वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है तो अन्य प्रतिस्थापन वस्तुओं की तुलना में वह महंगी लगने लगती है, और उपभोक्ता इस वस्तु को जिसका मूल्य बढ़ा हुआ है उसका प्रतिस्थापन अन्य दूसरी वस्तुओं से कर देता है, फलतः उसकी मांग गिर जाती है। तो इस प्रकार स्थानापन्न प्रभाव के कारण भी मांग का नियम लागू होता है। और इस रूप में यदि हम देखते हैं कि ये तीन प्रमुख कारण हैं, एक तो ह्रासमान सीमांत उपयोगिता के नियम का लागू होना, दूसरा आय प्रभाव के माध्यम से, और तीसरा प्रतिस्थापन प्रभाव के माध्यम से। आज का वीडियो यहीं हम समाप्त करते हैं। मांग के अन्य पहलुओं पर चर्चा करने के लिए हम अगले वीडियो में प्रयास करेंगे। धन्यवाद।